ग्रेविटेशन का सेकंड पार्ट स्पेशली 9th क्लास के लिए। 11th क्लास में भी ये चैप्टर है, तो 11th क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। मैं आपको जा रहा हूँ बट ग्रेविटेशन के बारे में पिछले लेक्चर में बात हुई थी। आज मैं कुछ टर्म्स हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, जैसे ग्रेविटी है, फ्री फॉल है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इस पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इक्वेशन हम लोग ड्राइव करेंगे। तो देखिए, ये ग्रेविटी किसको कहते हैं। आपको ये मालूम है कि ये दो ऑब्जेक्ट, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर r, और इसका मास m1, इसका मास m2, तो दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो ग्रेविटी जो होता है वो स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशनल का एक स्पेशल केस होता है ग्रेविटी। ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन यूनिवर्स। तो ग्रेविटी जो होता है, अगर इसमें से एक बॉडी अर्थ हो, और दूसरी जो बॉडी है वो कोई भी बॉडी, ग्रेविटी स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन इफ वन ऑफ अट्रैक्टिंग बॉडी इज द अर्थ। एक अट्रैक्टिंग बॉडी अगर अर्थ हो और दूसरा मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो अब ये अर्थ इस ऑब्जेक्ट को जितने फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उसे ग्रेविटी कहते हैं। तो ग्रेविटी में एक बॉडी अगर अर्थ है, ग्रेविटेशनल का जो टर्म है उसको आप समझिए कि ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडी इज यूनिवर्स। मगर इन दो बॉडी में अगर एक बॉडी अगर अर्थ है, ग्रेविटी इज ए स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन इफ वन ऑफ अट्रैक्टिंग बॉडी इज द अर्थ देन द ग्रेविटेशन इज कॉल्ड ग्रेविटी। अगर इसमें से एक बॉडी अगर अर्थ हो तो वो दूसरी बॉडी के ऊपर जो अट्रैक्टिंग फोर्स लगाएगी उसे हम ग्रेविटी कहते हैं। मान लीजिए ये अर्थ है, इसका मास m है और इसका मास स्मॉल m है, कोई छोटा बाल है या अर्थ पर कोई भी चीज़ है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है जिस अर्थ इसको जिस फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो उसको हम, उस अट्रैक्शन फोर्स को हम ग्रेविटी कहते हैं। तो एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ए बॉडी थ्रोन अप एंड फॉल्स बैक ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ड्यू टू अर्थ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एक बॉडी को जब हम अर्थ के से खड़े होकर के अर्थ पर जब हम उसको उछालते हैं तो मैंने ये बताया कि ग्रेविटी जो है एक स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन है। जब दो ऑब्जेक्ट के बीच दो यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाले फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और उन दो ऑब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्ट अगर अर्थ हो तो उन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स ग्रेविटी कहलाता है। तो ये अर्थ है, ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, अब ये अर्थ इस ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो वही ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन और नियर इट्स सरफेस। तो मैं यहाँ लिख दूँ ग्रेविटी is the force of attraction between the earth and object lying on or near its surface। तो ग्रेविटी
अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के जो इसके सरफेस पर या इसके सरफेस के नज़दीक हो लगने वाले फोर्स को हम ग्रेविटी कहते हैं। तो ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जबकि एक बॉडी अर्थ हो और दूसरी बॉडी इस अर्थ के ऊपर या अर्थ के करीब हो, तो इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स को हम ग्रेविटी ऑफ इसको हम ग्रेविटी कहते हैं। एक बाल को जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ड्यू टू ग्रेविटी, ये ग्रेविटी ही होती है कि वो उसको दोबारा अपनी तरफ खींच लेती है। हम अर्थ के सरफेस पर खड़े हैं, अर्थ से हम गिर नहीं रहे हैं। ये अर्थ के सरफेस पर मान लीजिए हम यहाँ हैं, यहाँ कोई आदमी है अर्थ के सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर ये कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए है। अब ये ऑब्जेक्ट अर्थ से गिर नहीं रहा है, नीचे फॉल नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये जो अर्थ की ग्रेविटी है उसको अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से बाइंड किए हुए है। तो ये हो गया ग्रेविटी। अब अगला टर्म मैं जा रहा हूँ बताने, फ्री फॉल। फ्री फॉल अब फ्री फॉल कोई, ये अर्थ है, ये कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आ रहा है, ये अर्थ है, कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अगर आ रहा है, मूव कर रहा है, अर्थ की तरफ मोशन कर रहा है, और सिर्फ ओनली एंड सिर्फ ज़मीन ही के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ज़मीन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अब ये फ्री फॉल क्या होता है? द मोशन ऑफ बॉडी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एलोन इज कॉल्ड फ्री फॉल। कोई भी बॉडी जब ज़मीन की तरफ मूव करती है तो सिर्फ वो ज़मीन के, पृथ्वी के या अर्थ के इन्फ्लुएंस में, अर्थ के ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में वो सिर्फ मोशन कर रही है, तो उसे हम फ्री फॉल कहेंगे। अब यहाँ मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अगर आप छोड़ दीजिए तो ये अर्थ की तरफ ये आने लगेगा। तो ऑब्जेक्ट और एयर के बीच फ्रिक्शन को भी अगर हम जो है ज़ीरो मान लें, तो ये जो ऑब्जेक्ट ज़मीन की तरफ आ रहा है ये सिर्फ ज़मीन के की जो ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, उसके इन्फ्लुएंस में ये अर्थ की तरफ आ रहा है। तो द मोशन ऑफ बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एलोन, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एलोन, द मोशन ऑफ बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एलोन इज कॉल्ड फ्री फॉल। कोई बॉडी नीचे आती है तो सिर्फ उस पर एक फोर्स लग रहा हो, अगर वो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा हो अगर, तो उस बॉडी के मोशन को हम फ्री फॉल कहेंगे। मान लीजिए लिफ्ट है, लिफ्ट से चेन लगी हुई होती है, डोर लगी हुई होती है, तो आप ऊपर से नीचे मान लीजिए आ रहे हैं तो वो फ्री फॉल नहीं है, क्योंकि एक चेन लगी हुई है, तो वो उसको ऊपर की तरफ उसको वो फोर्स लगाए हुए है, और ज़मीन नीचे की तरफ फोर्स लगाती है। तो ज़मीन का फोर्स अगर ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स से ज़्यादा है तो वो धीरे 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 नीचे की तरफ आएगा। अगर वो डोरी टूट जाए तो लिफ्ट सिर्फ ज़मीन का जो, ज़मीन की जो ग्रेविटी है, अर्थ की जो ग्रेविटी है, उस ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में वो मोशन करेगी सिर्फ।
तो उसे हम फ्री फॉल कहेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट आप ज़मीन से ऊपर फेंकते हैं या बॉल फेंकते हैं, वो ऊपर से नीचे आती है, तो वो सिर्फ जो है अर्थ के इन्फ्लुएंस, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में वो आती है। अगर हम एयर के फ्रिक्शन को ज़ीरो मान लें तो इफ़ वी नेग्लेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ फ्रिक्शन offered by air, the fall of body in air is a free fall. In fact, a body falls freely only in vacuum. देखिए, कोई ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे आता है ना, तो एयर का फ्रिक्शन लगता है, और एयर का फ्रिक्शन उसको नीचे आने में रुकावट पैदा करती है, रुकावट उत्पन्न करती है, रोकती है, रजिस्ट करती है। तो कोई भी जो है बॉडी वो प्योरली फ्री फॉल होती ही नहीं है। अगर हम अर्थ एयर के रेजिस्टेंस को ज़ीरो मान लें तब वो प्योरली फ्री फॉल है, नहीं तो वो प्योरली फ्री फॉल नहीं है। अर्थ का रेजिस्टेंस होता है, उसके ऊपर दो इन्फ्लुएंस काम करते हैं, एक तो अर्थ की ग्रेविटी और दूसरा जो एयर का, एटमॉस्फेयर के एयर का रेजिस्टेंस। तो अगर हम उस बॉडी को वैक्यूम में अगर हम जो है गिराएं तो अर्थ का रेजिस्टेंस जो है ज़ीरो हो जाएगा। तो वैक्यूम में कोई बॉडी अगर ज़मीन की तरफ आ रही है, अर्थ की तरफ, तो वो प्योर फ्री फॉल होगी। तो फ्री फॉल की डिफिनीशन हम लिख दें। अब देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब एक सेकेंड में कितनी वेलोसिटी बदल रही है, चेंज हो रही है। मान लीजिए यहाँ वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, और यहाँ वेलोसिटी होगी 15 मीटर पर सेकेंड, और ये 20 मीटर, यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ 15 मीटर पर सेकेंड हो गई। यहाँ वेलोसिटी मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ 15 मीटर पर सेकेंड हो गई, और ये 2 सेकेंड में चेंज हुई। तो 2 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई? 10 से 15 हो गई 5, तो 2 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी चेंज हुई। तो 1 सेकेंड में कितनी हो गई? 5/2, मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। एक मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 1 सेकेंड में जितनी चेंज होती है उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं, उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक, अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 20 है और 10 सेकेंड में 100 हो गई, तो कितनी चेंज हुई? बोलिए, 20 से 100, तो 20 से 100 हो गई तो कितनी चेंज हुई? 80 चेंज हुई। 80 कितने सेकेंड में चेंज हुई? मान लीजिए 10 सेकेंड में चेंज हुई, तो 80 में 10 से डिवाइड कर देंगे तो 1 सेकेंड में कितनी चेंज हो रही है? 8 मीटर पर सेकेंड। तो वो 8 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन हो गया। तो ये याद रख लीजिए आप, स्पेशली 9 के जो स्टूडेंट हैं, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? 1 सेकेंड में जितनी वेलोसिटी चेंज होती है उसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो अब देखिए न्यूटन का एक बड़ा मशहूर F = ma, तो A = F/m, जहाँ A एक्सेलरेशन है और F फोर्स है और m मास है। तो जहाँ भी फोर्स लगेगा किसी ऑब्जेक्ट पर और उस ऑब्जेक्ट का मास होगा, तो फोर्स अपॉन मास कुछ आएगा, वही एक्सेलरेशन होगा। फोर्स में आप मास से डिवाइड कर दें तो वो एक्सेलरेशन होगा। बात समझ में आई? तो जहाँ मास है, जहाँ उस पर फोर्स लग रहा है, तो वहाँ एक्सेलरेशन हो गया। तो आप आइए अर्थ पर, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास है और अर्थ उस पर फोर्स लगा रही है। इस ऑब्जेक्ट का मास है और अर्थ उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रही है, तो जहाँ फोर्स लगेगा और उसका मास है वहाँ एक्सेलरेशन आएगा। तो इसका एक्सेलरेशन होगा, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन पाया जाएगा। और वो एक्सेलरेशन किस फोर्स के कारण है? ग्रेविटी के कारण है। ये
ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण ये एक्सेलरेशन आ रहा है। तो ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन आ रहा है उस एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहेंगे। तो द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन फ्रीली फॉल बॉडी, फ्रीली फॉल बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन आ रहा है अंडर ग्रेविटेशनल पुल, जमीन इसको अपनी तरफ खींच रही है ना, तो दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाले फोर्स को, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच मास है तो दो मास के बीच लगने वाले फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो ये उसको जमीन की तरफ जो ये आ रहा है ये ग्रेविटेशनल पुल, जमीन इसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लगा रही है, इसको अपनी तरफ खींच रही है। तो ये जमीन, ये अर्थ, ये ऑब्जेक्ट जमीन की तरफ अंडर ग्रेविटेशनल पुल मूव कर रहा है, तो इसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स जब लग रहा है इसके ऊपर और इसका मास है तो फोर्स ऑफ मास है, तो इसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा। तो इस कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन फ्रीली फॉल बॉडी अंडर द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड डिनोटेड बाय जी, इसको जी से लिखते हैं। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये हो गया, आपको मैं बताऊं, देखिए थोड़ा सा और इसको मैं डिटेल में, इस राज को मैं थोड़ा और खोलता हूं। देखिए अब ये मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक, और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट हम ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। अब ये अर्थ की तरफ आ रहा है, इसका एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब कि एक सेकंड में इसकी स्पीड 9.8 बढ़ जाएगी। ठीक, एक सेकंड में इसकी स्पीड 9.8 बढ़ेगी। तो यहाँ इसकी स्पीड जो है 0 है, यहाँ इसकी स्पीड 0 है, इनिशियल स्पीड। एक सेकंड के बाद इसकी स्पीड कितनी बढ़ जाएगी, 0 से 9.8 हो जाएगी। 2 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी, फिर इसमें 9.8 बढ़ जाएगा, 9.8 इंटू 2। ठीक, 3 सेकंड के बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 9.8 इंटू 3। 4 सेकंड के बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 9.8 इंटू 4। तो हर सेकंड इसकी स्पीड 9.8 इंक्रीज कर रही है। बात समझ में? तो एक सेकंड में इसकी स्पीड 9.8 इंटू 1, 2 सेकंड में 9.8 इंटू 2, 3 सेकंड में कितनी हो जाएगी, 4 सेकंड में। अब अर्थ तक पहुंचने में जितना टाइम लगता है उस टाइम से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें 9.8 में, तो टोटल स्पीड आ जाएगी। ठीक ना, मान लीजिए यहाँ तक आने में 5 मिनट लग रहा है, तो अर्थ तक आने में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 9.8 इंटू 5। ठीक, 1 2 3 4 5। ठीक, तो यहाँ से यहाँ आने में 9.8 हुआ, 0 से चल रही है, ये ड्रॉप किया जा रहा है। फिर यहाँ 9.8 का दूना हो जाएगा, फिर यहाँ 9.8 उसमें और ऐड कर दीजिए, फिर यहाँ 9.8 उसमें और ऐड कर दीजिए। तो ज़मीन तक आते आते जो है 9.8 प्लस 9.8, देखिए 9.8 प्लस 9.8 प्लस 9.8 प्लस 9.8, और ये यहाँ 5वां स्टेप प्लस 9.8, तो 9.8 इंटू 5 इसकी स्पीड हो जाएगी। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहा। ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब आइए आपको बता रहे हैं हम कि वेट ऑफ बॉडी, किसी बॉडी का वेट क्या होता है। तो किसी बॉडी का जो वेट होता है ना, वेट फोर्स ही होता है। यह अर्थ किसी बॉडी को जिस फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है वही उस बॉडी का वेट होता है। ठीक, तो वेट ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स विच ए बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। कोई भी बॉडी अर्थ की तरफ जिस फोर्स से अट्रैक्ट होती है उसी फोर्स को हम कहते हैं वेट, उसी को हम वेट ऑफ बॉडी कहते हैं, उसी को वेट ऑफ बॉडी कहते हैं।
ठीक। तो ये मान लीजिए ये अर्थ है, तो अब ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखा हुआ है अर्थ पर, इसका मास m है। अब अर्थ जो है इसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो ये अर्थ इस ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है उसी फोर्स को हम इसका वेट कहेंगे। तो वेट इक्वल टू होता है, जैसे आपको ये न्यूटन का सेकंड लॉ मालूम है ना, F इक्वल टू ma। तो ये भी वेट, ये फोर्स है तो वेट भी फोर्स ही है, तो वेट इक्वल टू हो जाएगा m, और a एक्सेलरेशन है, और वो एक्सेलरेशन अगर ग्रेविटी के कारण है तो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको हम g लिखेंगे। ठीक, तो ये अब मान लीजिए 2 किलो का कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसका वेट कितना होगा, इसका वेट W इक्वल टू 2 इंटू जी की जगह 9.8, तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16 और 2 9 जा 19 और 1 2 9 जा 18 और 1 19.6। ठीक, अब ये 19.6 आप इसको न्यूटन लिखिए। ठीक, ये 19.6 न्यूटन हो गया, ये इसका वेट हो गया। तो वेट की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, और वेट की एक यूनिट केजीएफ भी होती है, किलोग्राम फोर्स। तो वेट की यूनिट आप देख लीजिए, यूनिट ऑफ वेट, वेट, तो इसकी एक यूनिट जो होती है वो तो फोर्स होती है, न्यूटन होती है। इसको मैं पूरा लिख दूं, एक यूनिट न्यूटन होती है और दूसरा केजीएफ होती है। ठीक, तो एक केजीएफ कितना होता है, एक 1 kgf इक्वल टू 9.8 न्यूटन। केजीएफ को न्यूटन में बदलना हो तो 9.8 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपका, आप जो अपना वेट बताते हो 50 kg वेट बताते हो, तो वो आप 50 kg वेट, आप जो अपने आप को जो वेट करते हो, जो तौलते हो, तो वो 50 kg आपका वेट नहीं होता है, क्योंकि वेट की यूनिट तो केजी होती नहीं है, और आप कह रहे हो कि मैं 50 kg का हूँ, तो वेट चूँकि फोर्स होता है तो फोर्स की यूनिट तो केजी नहीं ना होती है, केजी तो मास की यूनिट होती है ना। देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, कैपिटल जी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हम रिड्यूस करने जा रहे हैं, ड्राइव करने जा रहे हैं। तो मान लीजिए ये अर्थ है, और इस अर्थ का सेंटर O है, अर्थ का मास m है, और यहाँ एक मास मान लीजिए रखा हुआ है, एक मास यहाँ रखा हुआ है, इसका मास स्मॉल m है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब ये अर्थ का रेडियस कैपिटल R है। तो इसको हम लिख लें, कंसीडर द अर्थ टू बी स्फेयर। मान लीजिए कि अर्थ पूरा स्फेयर है, कंसीडर द अर्थ टू बी स्फेयर ऑफ मास m, ऑफ मास m,
एंड रेडियस r। रेडियस r। अब मान लीजिए ये अर्थ है और ये अर्थ स्फेरिकल है, पूरे स्फीयर में है, और इसका इस स्फीयर का रेडियस r है, और अर्थ के सरफेस पर एक मास जिसका मास स्मॉल m है, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास स्मॉल m है रखा गया है। ठीक, तो सपोज ए बॉडी ऑफ मास m इज लाइंग ऑन इट्स सरफेस। सपोज ए बॉडी ऑफ मास m lying on the surface of earth। अर्थ के सरफेस पर ये बॉडी जिसका मास m है रखा गया है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अब ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड बॉडी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड बॉडी। अब इन दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F इक्वल टू कैपिटल G, इसका मास m और इसका मास स्मॉल m, और अपान r²। अब देखिए, अब इस पर न्यूटन का सेकंड लॉ भी आप इस पर लगा दीजिए। कोई ऑब्जेक्ट, अगर ये अर्थ है, उस अर्थ पर कोई m मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और इसको ये अर्थ किस फोर्स से अपनी तरफ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इस अर्थ के अंदर ग्रेविटी पाई जा रही है, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। जब ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, चलिए यहाँ मान लेते हैं, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इस ऑब्जेक्ट को हम ऊपर मान लें, थोड़ा इसको हम यहाँ मान लें, तो ये जो डिस्टेंस है, ये अर्थ के रेडियस के रिलेशन में ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, इसलिए हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस हम r ही लेते हैं। तो अब इसको यहाँ अगर छोड़ दिया जाएगा, फ्रीली इस तरह से ड्रॉप करेंगे, तो ये नीचे की तरफ आएगा, और अर्थ इस पर फोर्स लगा रहा है, इसका मास m है, और एक्सेलरेशन इसमें कितना है g, नीचे की तरफ आएगा, तो ये कितना एक्सेलरेट होगा? g मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन है, जिसकी वैल्यू 9.8 होती है। तो आपको ये पता है कि इस पर दो ऑब्जेक्ट भी लगने वाला फोर्स F इक्वल टू ma, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। तो इसके बीच जो लगने वाला फोर्स है, ये अर्थ का मास m है, तो m और स्मॉल m ऑब्जेक्ट के मास के बीच से लगने वाला फोर्स, मास, इसका मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन g है। ठीक, तो इसके बीच लगने वाला फोर्स हमने ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से निकाला, और इस पर लगने वाला फोर्स हमने न्यूटन के सेकंड लॉ से निकाला। न्यूटन का सेकंड लॉ, लगने वाला फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, तब मास m है, एक्सेलरेशन g है। तो अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ F फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 से जो f की वैल्यू है वो हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें। तो f की जगह mg लिख दें, यहाँ
एम जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो गया, तो जी इज इक्वल टू आ गया कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी और ये मास ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर। ये तो अब ये जी और कैपिटल जी में ये रिलेशन आ गया, ठीक। जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। दिस गिव्स ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। दिस गिव्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ। तो अब अगर हम जी की वैल्यू रख दें, अर्थ का मास रख दें और इसका रेडियस रख दें, तो हमें जी की वैल्यू कितनी आएगी? जी की वैल्यू आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जी की वैल्यू आ जाएगी। सबकी वैल्यू अगर हम पुट कर दें 6.67 इंटू 10 का पावर -11 अर्थ का मास और इसका रेडियस, तो जी की वैल्यू में ये मिल जाएगी। आइए हम देखते हैं।